चलो, so starting with X-ray and CT scan questions, ठीक है? Okay, starting with this question, November 21, paper 4-1, question number 11. State for an X-ray image what is meant by sharpness. साथ भाई, sharpness क्या होती है? मेरे अलावा the ease with which the edges of an image is distinguished. जितनी आसानी से आप उसकी एज जहां पे खत्म हो रहा है इमेज डिस्टिंग्विश कर सकेंगे, हम कहते हैं उतना इमेज ज्यादा शार्प है. कंट्रास्ट, डिफरेंस इन द डिग्री ऑफ ब्लैकनिंग, ठीक है, या आप कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन द ब्राइट एंड द डार्क रीजन्स. ठीक. ओके, नाउ द न्यूमेरिकल पार्ट. A parallel X-ray beam passes through a thickness of 2.3 centimeter of soft body tissue. The intensity of the emerging beam is 12% of the intensity of the incident. Calculate the linear attenuation coefficient for the soft body. ठीक है, उसका यूनिट भी उसने कहा हुआ है विद आंसर. ठीक है, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको? एक्सरेज जब किसी बॉडी के रीजन में से पास करती हैं तो उसकी इंटेंसिटी कैसे चेंज होती है? उसका फॉर्मूला शाबाश, I is equal to I naught e की पावर माइनस ux. वेरी गुड. इसमें I naught होती है इंसिडेंट इंटेंसिटी, ठीक है, I होती है जो इंटेंसिटी बाहर जाती है. सो इस क्वेश्चन में देखो, उसने हमें सिर्फ ये कहा हुआ है कि द इंटेंसिटी ऑफ द इमर्जिंग वेव इज 12% ऑफ द इंसिडेंट. अदरवाइज ये रेशियो दिया हुआ है तुम्हें आई और आई नॉट का. ठीक है, ये तुम्हें जो गिवन है ना, वो एक्स गिवन है, एक तो थिकनेस गिवन है, और तुम्हें ये रेशियो गिवन है आई और आई नॉट का, विच इज 12%. सो 12% का मतलब क्या हो गया? 0.12. ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चन में क्या करना है? ये रेशो इज इक्वल टू एक्सपोनेंट माइनस यू एक्स, ये है 0.12 इज इक्वल टू यू एक्स, एक्स की वैल्यू है 2.3. मैंने आपको क्या कहा था? जो एक्स का यूनिट होगा यू का यूनिट भी उसी के कंसिस्टेंट आ जाएगा. तो अगर एक्स सेंटीमीटर में तो यू किस में आएगा? पर सेंटीमीटर. याद है? लेकिन ये ई निकालूं कैसे? सॉल्व कैसे करूं इसको? एल एन, दोनों साइड्स पे एल एन ले लें आप. सो इधर एल एन और उधर आप एल एन ई की पावर यू. क्या होगा साथ? अब ठीक है, 2 निकालो कैलकुलेटर से, देखो कितना आ रहा है. माइनस 2.12 इज इक्वल टू, वो ई और एल एन कैंसिल होंगे, जो कोफिशिएंट बन जाएगा ई माइनस माइनस कैंसिल, यहां से यू कैलकुलेट कर लो, यू का आंसर आ जाएगा 0.92 लिख दिया. इसका यूनिट पर सेंटीमीटर. जो थिकनेस का यूनिट होगा उसी से कंसिस्टेंट यूनिट आपका यू का होगा. अगर ये मीटर में होता थिकनेस तो मेरा आंसर आता पर मीटर. अगर थिकनेस मिलीमीटर में होती तो पर मिलीमीटर. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वो कह रहा है, इन मेडिकल डायग्नोसिस एक्सरे may be used to produce a single X-ray image or may be used in computed tomography. याद है ना? CT scan suggests an advantage and a disadvantage of CT scanning compared to a single imaging. क्या एडवांटेज बताया था मैंने तुम लोगों को एक्सरे CT स्कैन का ओवर एक्सरे? शाबाश, कितनी फिक्र है ना तुम लोगों को मॉक की. जी, CT स्कैन ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन देता है क्योंकि 3D इमेज होता है, तो आपको डेप्थ की इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है. ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं. प्रोड्यूसेस मोर डिटेल 3 डायमेंशनल इमेज.
डिसएडवांटेज क्या है ओवर एक्सरे? इसके अलावा बताइए। आप ज्यादा लॉन्गर पीरियड के लिए एक्सपोज होते हैं टू द डेंजरस एक्सरेज, क्योंकि सीटी स्कैन में आपको डिफरेंट एंगल से भेजना पड़ता है। मोर एक्सपोजर टू आयनाइजिंग एक्सरे रेडिएशन। ठीक है, चलें जी। नेक्स्ट, दिस इज May June 21 पेपर 4-2 क्वेश्चन 11। अच्छा, स्टेट द पर्पस ऑफ सीटी स्कैनिंग to produce a three-dimensional image of the section of the body under investigation। ठीक है, सीटी स्कैन का मकसद होता है कि आप एक 3D इमेज ऑब्टेन कर लें। ज़ाहिर है 3D इमेज से आप डेप्थ की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, साइज की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो दैट्स द ऑब्जेक्टिव। चाहिए अच्छा, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। आउटलाइन द प्रिंसिपल ऑफ सीटी स्कैनिंग, रट लें इसको, घर जाएं और तोते की तरह याद कर लें इसको। ठीक है, मैंने आपको लिखवाया भी था, नोट्स में भी लिखवाया था, मैंने कहा था इसको याद कर लो। ठीक है, एक दफा फिर से पढ़ लो। द रीजन इज ब्रोकन इनटू स्मॉल स्लाइसेस, एक्स-रे ऑफ ईच स्लाइस इज टेकन फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स and these images are combined to form a two-dimensional image of a slice which is stored in a computer. The procedure is repeated with other slices, and by combining all the images of the slices, a three-dimensional image of the region is produced. ठीक है, ये 5 मार्क का, 6 मार्क का ये लिखने के लिए आता है, तो इसको आप याद ना करने का बेवकूफ़ी होती है। आप देखेंगे जो मैं आप लोगों को पास पेपर के ये इसके अंदर हर एक का मैंने एक एक दफा पूरा मेन प्रिंसिपल लिख दिया है। ठीक है, एक्सरेज का भी आपको याद होगा, मैंने वो लिख दिया था, अल्ट्रासाउंड का भी नोट्स में लिखा हुआ है। तो आपको ये याद करना है इफ यू वांट दिस 5 and 6 मार्क्स। 6 मार्क का है। चलो, ये नोट्स में लिखा हुआ है, बार बार तुम पूरा कॉपी करोगे, लेट्स सेव टाइम। ठीक है, आई सेंड यू द फाइल, आप वहां से भी देख लीजिएगा। तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसको छोड़ दो, न्यूमेरिकल पार्ट अभी मेरे साथ सॉल्व कर लो तुम लोग। अच्छा, ये है May June 21 पेपर 4-1 क्वेश्चन 11। अब आप बताइए, हाउ इन मॉडर्न एक्स-रे ट्यूब the intensity of x-ray beam and the hardness are controlled। मैंने आपको दो चीजें बताई थी। मैंने कहा था एक वोल्टेज होता है जो एनोड और कैथोड के बीच में होता है, और एक वोल्टेज होता है जो फिलामेंट का होता है, जो आप जिससे हीट करते हैं उसको, कैथोड को। क्या है, याद आ रहा है? इंटेंसिटी। उसने कहा है कैसे मॉडर्न एक्सरे में इंटेंसिटी और हार्डनेस को कंट्रोल करोगे। कुछ याद नहीं होगा तुम लोगों को। कौन सी बेटे दो वोल्टेजेस हैं? लेफ्ट वाली। इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए बाय चेंजिंग द करंट या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फिलामेंट या कैथोड। जब आप कैथोड को ज्यादा हाई वोल्टेज से गर्म करते हैं ना, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट करता है, मोर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और हार्डनेस को कैसे कंट्रोल करते हो? इसको तुम बढ़ा देते हो, वोल्टेज बिटवीन द एनोड एंड कैथोड, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज जिसको आप कहते हैं, बिटवीन द एनोड एंड कैथोड। बच्चों इन चीजों को प्लीज याद करें। ठीक है, इन फैक्ट्स को याद करें। इस वोल्टेज को बढ़ाने से क्या होगा? एनोड और कैथोड को आप स्पीड बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन्स की। जब इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी तो जो वो डिसेलरेट करेंगे तो वो ज्यादा किनेटिक एनर्जी के जो है वो उसमें चेंज आएगा किनेटिक एनर्जी में, तो वो ज्यादा फोटोन एनर्जी के एक्सरेज प्रोड्यूस करेंगे, विच आर मोर पेनिट्रेटिव। समझ में आ गया? और फिलामेंट का वोल्टेज बढ़ाने से क्या होगा? कैथोड का वोल्टेज बढ़ाने से क्या होगा? या मींस मोर इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड पर यूनिट टाइम। ओके,
इसको याद करें। चलो अब ये वाला पार्ट तुम्हें याद होगा, इस तरह ये वाला इस तरह का क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को क्लास में भी कराया था, रिमेम्बर? A model of the limb consists of soft tissue and a bone as illustrated in figure 11.1. The soft tissue has a thickness of 9 centimeter. The bone within the soft tissue the thickness of 3 centimeter. So देखो एक जो है ना एक्सरे वो तो सिर्फ बोन में से गुजर रही है और सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू में से गुजर रही है, और एक जो है वो बोन में और सॉफ्ट टिश्यू दोनों में से गुजर रही है। ठीक, मैंने आपको इसकी टेक्निक बताई थी, याद है? अच्छा चलें देखते हैं। अब उसने कहा द डेटा फॉर द लीनियर एटेन्यूएशन या एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट यू फॉर एक्सरे इन सॉफ्ट टिश्यू एंड द बोन, या आपको टेबल में डाटा गिवन है। ये एक्चुअली बिल्कुल आइडेंटिकल क्वेश्चन है जो मैंने आपको नोट्स में या क्लास में सॉल्व कराया था। A parallel beam of X-ray of intensity I naught is incident normally on the model. Calculate in terms of I naught the transmitted intensity IS through the soft tissue alone. Soft tissue में से जो इंटेंसिटी ट्रांसमिट होगी वो निकालनी है। कौन सा फॉर्मूला लगाएं? I, इस केस में उन्होंने इसको IS कहा हुआ है, वैसे तो फॉर्मूला I is equal to I naught एक्सपोनेंट UX, इसको IS कर देते हैं। I naught में क्या पुट करूं? क्वेश्चन उधर जाइए, देवन है। I naught की टर्म में निकालना है इन टर्म्स ऑफ, या ठीक है I naught की टर्म में निकालना है, ठीक हो गया। सो I naught की टर्म्स में निकालना है मुझे, ठीक है, ये तो I naught ही लिख दूं। E क्या पुट करूं? U की वैल्यू तुम लोग बताओ तीनों, U की वैल्यू क्या पुट करूं? तीनों थोड़ी देर बाद को ना अपना मगन हो जाओ तो अपने कामों में तुम लोग। 0.92, क्यों 0.92? सॉफ्ट टिश्यू का 0.92 है। यूनिट क्या है उसका? पर सेंटीमीटर। थिकनेस क्या है सॉफ्ट टिश्यू की? हाँ सेंटीमीटर में है कितनी? 9। दोनों का यूनिट सेम वो है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, आंसर बताइए इसका कितना आ रहा है? बेटा तुम ये बैग गोद में लेके तू बैठ गई हो, अब तुम 1 घंटे तक जो है ना करती रहोगी। जरा तुम काम करोगे ना, सारे आंसर्स तुम बताओगे मुझे। कैलकुलेटर निकालो अपना, निकालो सर। ई की वैल्यू निकालें, ई की 2 इसको कैलकुलेटर दो ताकि ये सारे कैलकुलेशन जो करके बता, और फिर तुम चलो अब तुम बताओ मुझे द इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी थ्रू द सॉफ्ट टिश्यू एंड द बोन, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? थ्रू द सॉफ्ट टिश्यू एंड द बोन बोथ। प्लस नहीं होंगे, माइनस भी नहीं होंगे, बाहर लग जाएगा, मल्टीप्लाई होंगे, बाहर लग जाएगा सर, मल्टीप्लाई होंगे। इसका जो होगा ना IC इज इक्वल टू I नॉट, ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं दोनों के। ये मैंने आपको पूरा नोट्स में सॉल्व करके दिखाया था कि क्यों मल्टीप्लाई होते हैं। जी हाँ बिल्कुल वैसे ही है। आप देखिए नोट्स के अंदर या उसकी जो वीडियोस हैं उसके अंदर जाके देखो कि मैंने उसको तुम लोगों को समझाया है कि ये जब दो मीडियम, देखो एक्चुअली यूं समझो ना कि इसका यहां से लेके यहां तक 6 सेंटीमीटर ये किसमें से गुजरा है? 3 इधर 3 इधर, 6 सेंटीमीटर ये किसमें से गुजर रहा है? सॉफ्ट टिश्यू में से। और 3 सेंटीमीटर किसमें से गुजर रहा है? बोन में से। तो देखो इसको मैंने सॉल्व कैसे किया हुआ है। पहले तो I नॉट इधर 3 सेंटीमीटर बोन का है और उसी का मैंने U लिया है। फिर 6 सेंटीमीटर तुम्हारे पास सॉफ्ट टिश्यू का, उसी का मैंने U लिया है। तो इसका आसान बात शॉर्टकट बता रहा हूं, जब भी दो मीडियम में से गुजरे तो I नॉट कॉमन ले लें, क्योंकि ज़ाहिर है इंसिडेंट इंटेंसिटी तो कॉमन है ना दोनों की, और फिर दोनों का E की पावर UX को मल्टीप्लाई कर, ठीक है, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा।
ये दो मीडियम में से, जब दो मीडियम में से एक ही रेडिएशन गुजरे, शर्त ये है। क्लियर हो गया? ओके, लास्ट पार्ट। By reference to your answer in part B, suggest with a reason whether a good contrast on an X-ray image would be obtained. अच्छा देखें, दोनों का कंपैरिजन करो ना। इसकी है 10 की पावर -4, इसकी है 10 की पावर -7। 1000 गुना का फर्क तो यही हो गया ना, 10 की पावर -4 और 10 की पावर -7, यानी 10 की पावर -3 का फर्क है ना, लाइक 1000 टाइम्स तकरीबन। तो बहुत बड़ा फर्क है। तो इतना बड़ा जब डिफरेंस होता है आपकी इंटेंसिटीज में, तो कंट्रास्ट अच्छा ही होगा। ठीक है, तो आंसर आप ऐसे कहते हैं, IS इज वेरी लार्ज कंपेयर टू IC, सो गुड कंट्रास्ट। अगर ये डिफरेंस छोटा होता, यानी दोनों की पावर सपोज करो 10 की पावर -4 भी आती, तो फिर मैं कहता बैड कंट्रास्ट। ठीक है, लेकिन जब पावर का इतना बड़ा फर्क हो, तो फिर हम कहते हैं गुड कंट्रास्ट। क्लियर हो गया सबको ये? सर हाँ या ना? वो वो नशे में चली गई है वो, अब वो अगले 1 घंटे तक नशा करेगी बस। मार्च बेटा, बोल मैं रहा हूँ, पढ़ा मैं रहा हूँ, हालत तुम्हारी टाइट हो रही है। तुम एसी में मजे से बैठी हुई हो। ओके, March 21 पेपर 4-2 क्वेश्चन नंबर 11 रीड करो। Electrons are excited through the potential difference of 15 kilovolts. Electrons collide with a metal target and a spectrum of X-ray is produced. Why continuous spectrum of energies of X-ray photon is produced? याद है ग्राफ भी मैंने आपको बना के दिखाया था, कंटिन्यूस वेवलेंथ्स बनती हैं एक्सरेज की। जी, वो तो वेवलेंथ का ग्राफ था ना, लेकिन ज़ाहिर है वेवलेंथ अगर कंटिन्यूस होगी तो एनर्जीज भी कंटिन्यूस होंगी। तो अलग अलग एनर्जी के फोटॉन्स क्यों निकलते हैं, एक ही एनर्जी के फोटॉन क्यों नहीं निकलते? है? क्या बोल रहे हो भाई, सोच समझ के बोलो। बताओ मिस्टर जैन। अच्छा ये बताइए, फोटोन प्रोड्यूस होता कैसे है? किसके चेंज आने, यानी एनर्जी फोटोन की कहां से आती है? क्या बोल रहे हो भाई, मैं स्पाइक्स की बात नहीं कर रहा, तुम स्पाइक पे अटक के रह गए हो। फोटोन जो निकलते हैं, वो फोटोन के पास एनर्जी कहां से आती है? फोटोन तो पैकेट ऑफ एनर्जी है ना। है सर, ये एक्सरे है। क्या बोल रहे हो यार, दिमाग तो लगाओ थोड़ा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं है, एक्सरे है। जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं कैथोड से, जब वो टकराते हैं एनोड पे, तो वो डीसेलेरेट करते हैं। डीसेलेरेशन में किनेटिक एनर्जी में डिक्रीज आता है। वो जो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी आता है, वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द एनर्जी ऑफ फोटॉन। याद आ रहा है कुछ? अब एक स्टेप आगे जाओ। मैंने आपको क्या बताया था कि क्या सारे सबके अंदर डीसेलेरेशन सेम रेट पे होती है जब वो टकराते हैं? नहीं, मैंने आपको कहा डिफरेंट रेट पे डीसेलेरेशन होती हैं। तो इसका आंसर देखो क्या होगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द टारगेट मेटल, they decelerate and photon is released. Since electrons undergo different decelerations or different rate of deceleration, therefore different energy photons are produced. समझे? सारे एक ही रेट पे डिसेलेरेट नहीं होते। कुछ मैं आपको बताया था, कोई इलेक्ट्रॉन 20% डिसेलेरेट करता है, कोई 40% करता है, कुछ 100% भी कर जाते हैं। बट क्योंकि डिसेलरेशन सबकी डिफरेंट होती है, इसीलिए एनर्जीज भी डिफरेंट होती हैं। याद आ गया? गुड। चलो अब इसका जवाब तो दे दो यार। वेवलेंथ कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, बताओ। ऊपर पहली लाइन में क्या गिवन है? पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने क्या फॉर्मूला लिखवाया था? एनर्जी होता है वोल्टेज इनटू चार्ज। ठीक है, ये किसके इक्वल इक्वेट करना है इसको? फोटोन की एनर्जी के। वोल्टेज इनटू चार्ज एनर्जी होती है जब वर्क डन होता है। इसको इक्वेट करना है फोटोन की एनर्जी के। फोटोन की एनर्जी कितनी है? अच्छा ये तो हो गया ना
15 इंटू 10⁻³ ये क्या हो गया वोल्टेज, और चार्ज किसका पुट करूं, इलेक्ट्रॉन का। सर फोटोन की वेवलेंथ के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, तो यार खुदा का खौफ करो, फोटोन की वेवलेंथ का फॉर्मूला नहीं आता तुम लोगों को, hc/λ, ठीक है। तो 15 इंटू 10⁻³ 1.6 10⁻−19 इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻−34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय लैम्डा। यहां से लैम्डा निकल आएगा इसका। याद आया कुछ? ये वी क्यू कहां से आया बाय द वे, एनर्जी इज इक्वल टू वी क्यू, ये मैंने इसके दोनों के इक्वेट क्यों किया? सर मैंने आपसे कहा था जो वर्क करता है ना एनोड और कैथोड के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो वर्क करती है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और काइनेटिक एनर्जी फोटोन एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो ये वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, वोल्टेज इनटू चार्ज। बेटा बहुत प्यारे लग रहे हो माशाल्लाह, बहुत अच्छे लग रहे हो, इधर भी देख लो जरा थोड़ा सा। चलो अब इसको देखो, a beam of X-ray has an initial intensity I. The beam is directed into some body tissue after passing through the thickness X the tissue. The intensity is I. अच्छा I नॉट जो है वो आने की है और I जो है वो thickness S में गुजरने के बाद है। The graph 11.1 shows the variation with X of ln I upon I नॉट। तो यार बड़ा क्वेश्चन ने चालाकी से काम किया है, उसने आप लोगों को ln I upon I नॉट का ग्राफ दे दिया अगेंस्ट X, ठीक है, कोई मसला नहीं है। आगे चलते हैं, उसने कहा है डिटरमिन द लीनियर एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट ऑफ द बीम ऑफ एक्स-रे इन द टिश्यू। कैसे निकालेंगे सर? आपके ख्याल में इस ग्राफ से यू कैसे निकलेगा? फॉर्मूला आपको मालूम है, I इज इक्वल टू I नॉट एक्सपोनेंट माइनस यू एक्स। क्या होगा ई वहां पे, यानी क्या वैल्यू पुट करूं ग्राफ से, क्या क्या वैल्यू ग्राफ से निकाल कर डालूं? पूरा ग्राफ दिया हुआ है, क्या वैल्यू लूं? अच्छा कोई भी पॉइंट लेके क्या करूं? हाँ अच्छा, तो हाउ अबाउट ग्रेडियंट, इसका ग्रेडियंट किसके बराबर होगा? अच्छा ऐसे है ना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यही होगा ना सर? ग्रेडियंट किसके बराबर हुआ? सिंपल, जब आप एल एन आई अपॉन आई नॉट का इज इक्वल टू यू एक्स के बराबर होगा ना, तो मैंने सिंप्लीफाई किया उसको सिंपली, तो इसका मतलब है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ग्रेडियंट माइनस यू के बराबर हुआ ना, बस। तो आप ग्राफ का ग्रेडियंट निकालेंगे। अच्छा ग्राफ का ग्रेडियंट निकाल लें आप, कि मैंने दो पॉइंट्स लिए हैं और इसका ग्रेडियंट कोई भी दो पॉइंट्स ले लिए मैंने, उसका y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 किया इज इक्वल टू दिस, आपका u का आंसर यहाँ से आ जाएगा। समझ में आ गया सबको पहले? ठीक है, ग्रेडियंट कैसे माइनस यू के बराबर है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ना, दिस इज y इज इक्वल टू एम एक्स, जाहिर है इसका बाय इंटरसेप्ट जीरो है, एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ग्रेडियंट का कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, ये ज्यादा बेहतर तरीका है।
अच्छा, अब डिटरमिन द थिकनेस ऑफ द टिश्यू that the X-ray beam must pass through so that the intensity of the beam is reduced to 5% of the initial value. देखो ये वही वाला काम है, आपको बजाय इसके ना से ये दे दिया आपको रेशो 5%, ठीक है। अब क्या करोगे, ये आ गया, वंस अगेन आपको u आपने निकाल लिया ना ऊपर से, बस खत्म हो गई बात। सो आई अपॉन आई नॉट का रेशो आपको आ गया, u आपको पता है, वही टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, एक काम और भी कर सकते थे, ग्राफ से निकाल सकते हो ये, एक दफा रेशो आ जाए, एक दफा रेशो आ जाए तो नहीं, मैंने कहा रेशो आ जाए तो ग्राफ से भी तो आ सकता है नहीं। नहीं बस ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से आ गया, सही है, सारी वैल्यूज हमारे पास हैं जो हमने निकाल लिया, ठीक है, इसके लिए तो जरूरत नहीं है। सामने आ गया ये क्वेश्चन, क्लियर है? दिस इज November 20 पेपर 4-2 क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा देखिए इसको, electrons in a beam are traveling at a high speed in a vacuum. The electrons are incident on a metal target, causing X-ray radiation to be emitted. The variation of the wavelength of the intensity of emitted X-ray radiation is shown. ये क्लास में मैंने आपको बताया था इंटेंसिटी के इंसिडेंट का। ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है भाई? वही अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो बताया, आपके पास रेंज ऑफ वेवलेंथ्स क्यों है? क्योंकि ये वही पीछे भी लगा था, when electron decelerate, photons are emitted since deceleration occurs at electrons undergo different deceleration, therefore range of energy of photons are emitted. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, at a certain wavelength there is a narrow peaks, ठीक है, of increased intensity. क्या बताया था मैंने आप लोगों को इसका जवाब? The inner shell electrons of target metal excite, and when electrons strike them. तो 3 मार्क का है, जरा लंबा जवाब होगा। याद है हमने कहा था जब इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, ये कौन से वाले इलेक्ट्रॉन है जो कि कैथोड से आते हैं, जब वो टकराते हैं मेटल को, तो जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स है उस मेटल का एक्साइट करते हैं। फिर क्या बताया था, जब वो डी एक्साइट करते हैं, व्हेन दीस इलेक्ट्रॉन्स डी एक्साइट they emit photons. Since energy levels are discrete या fixed, तो आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। Therefore wavelength of photons are fixed, producing sharp peaks. देखो फिर बता रहा हूं, एक दफा रिपीट कर रहा हूं। जब इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं आके इस टारगेट मेटल को, ये वाला जो मेटल होता है ना, इसको आके टकराते हैं, तो इसमें से फोटॉन्स निकलते हैं, लेकिन इस मेटल के अपने अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन्स है ना। मैंने आपको बताया था जब ये इलेक्ट्रॉन टकराते हैं ना, तो वो एनर्जी जो ट्रांसफर करते हैं, तो उसके जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जंप करके ऊपर जाते हैं। फिर जब वो डी एक्साइट करते हैं ना, तो वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जीज रिलीज करते हैं। अच्छा, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी क्यों रिलीज करते हैं, डिस्क्रीट एनर्जी क्यों रिलीज करते हैं? क्योंकि एनर्जी लेवल्स जो है आपको उधर फिक्स है, तो जो वो एनर्जी रिलीज करते हैं ना, वहां पर स्पाइक्स बन जाते हैं। तो जिस वेवलेंथ के फोटॉन्स रिलीज होते हैं ना, ये कौन से वाले फोटॉन्स हैं? जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन जब डी एक्साइट करते हैं, पहले वो एक्साइट होते हैं, फिर जब वो डी एक्साइट करते हैं, तो वो जो फोटॉन्स एमिट करते हैं, वहां पर ये स्पाइक्स बनती है। ठीक है, याद आ गया सबको ये?
चले, अच्छा मैं एक सेकंड, ये तो एक्सरेज के हो गए ना, जरा अल्ट्रासाउंड का मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ। सारे एक्सरेज के हैं। अच्छा, ये सारे एक्सरेज के ही हैं इसमें क्वेश्चन, इस वक्त इसमें अल्ट्रासाउंड नहीं है। चले मार्च 42 का एक सवाल मैं आपको कराता हूँ जरा। ये तो आइडेंटिटी क्वेश्चन है, रुक जाए ये। ओके, लेट्स डू दिस वन। दिस इज मार्च 42, ये आपका यही होगा अपना लेटेस्ट पेपर, ही है मार्च का, आई थिंक 22 का पेपर होगा। बहरहाल सवाल पढ़ लो जरा। उसने कहा है एक्स-रे ट्यूब इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 75 किलोवोल्ट्स, द इलेक्ट्रॉन देन स्ट्राइक टंगस्टन टारगेट ऑफ इफेक्टिव मास 15 grams. The electron energy is converted into energy of X-ray photons with an efficiency of 5%. The rest of the energy is converted into thermal energy. The X-ray tube produces an image using current of 0.4 amperes in time 20 milliseconds. The specific capacity of tungsten is this much. अच्छा देखो यार, इसने थर्मल का पार्ट इसके अंदर डाल दिया है। डिटरमिन द राइज इन टेम्परेचर ऑफ टंगस्टन। कौन सा फॉर्मूला यूज होता था इसके लिए, टेम्परेचर राइज के लिए? Q इज इक्वल टू MC डेल्टा थीटा या डेल्टा T। थर्मल भी भूल गए, यहां पर Q क्या लें सर? आपको जो एक्सरे से जो एनर्जी आ रही है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स की, उसको डालना पड़ेगा, लेकिन उसने कहा 5% इज कन्वर्टेड, उसकी एफिशिएंसी 5% है। तो देखो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा आपको, तो क्यू निकालना पड़ेगा ना, एनर्जी लॉस्ट इज इक्वल टू एनर्जी गेन। पहली बात, एनर्जी लूज कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। अच्छा देखो, उसने कहा है एक्सरे ट्यूब प्रोड्यूसेस एन इमेज यूजिंग अ करंट ऑफ इतने एंड टाइम इतने, तो एनर्जी का फॉर्मूला याद है, VIT। अच्छा, अब उसने कहा हुआ है कि वोल्टेज है 75 किलो वोल्ट। इधर मैं कर दूंगा MC डेल्टा थीटा या डेल्टा T। डेल्टा T कर देता हूँ, डेल्टा T को सब्जेक्ट बना देता हूँ। सो मास 15, M की जगह 15 डिवाइड बाय 1000 क्यों किया है? क्योंकि 15 ग्राम्स है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट। अच्छा एक सेकंड यार, मैं इसको सब्जेक्ट बना लूं जरा, ऐसे कर लेना। अच्छा, वोल्टेज कितना है? 75 किलो वोल्ट। करंट कितना है? 0.4। टाइम कितना है? 20 मिली सेकेंड्स। मास कितना है? 15 ग्राम्स है, तो इसको मैंने किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। स्पेसिफिक क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है 130। इसको सॉल्व कर लोगे तो एक सेकेंड, 0.4। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई बाय 95% क्यों किया है मैंने? क्योंकि उसकी एफिशिएंसी 5% है, यानी 5% किस में कन्वर्ट हो गई? फोटोन में। सो बाकी थर्मल में कन्वर्ट हुई ना, 95% तो थर्मल है, तो इसका 95% भी तो निकालना है आपको, क्योंकि ये पूरी की पूरी तो उसके अंदर कन्वर्ट नहीं होगी ना। समझ में आ गया 95% क्यों किया? तो यहां से आप इसका डेल्टा T कैलकुलेट करें। क्लियर है? अगले पार्ट में उसने कहा है द लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स रे फोटोन
in muscle is 0.22. Calculate the thickness T of the muscle that will absorb 80% of the X-ray intensity. देखो ये रेशो असल में आप समझे ना, ये है, उसने कहा हुआ है कि ये जो रेशो है ये अगर 80% उसने एब्जॉर्ब कर लिया तो इसका अंदर ट्रांसमिट कितना हुआ होगा 20, यानी 20% ऑफ आई नॉट। समझ गए ना, ये तो कोई चालाकी करते हैं, वो कहते हैं 80% एब्जॉर्ब हो गया तो इसका अंदर ट्रांसमिट हुआ 20, तो इसका अंदर जो आई है वो 20% है आई नॉट का। तो इन अदर वर्ड्स वंस अगेन मुझे रेशो मिल गया ना, सो आई अपॉन आई नॉट का रेशो क्या हो गया 0.2। बस ये रेशो आ गया, फॉर्मूला डाल दो एक्सपोनेंट माइनस यू एक्स, ये रेशो पता है आपको कि यू की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है, थिकनेस निकालनी है मुझे। वही एल एन बोथ साइड्स, बाकी तो यू नो द प्रोसीजर। एक सेकंड, ठीक है, सामने आ गया ये, क्लियर है। अच्छा नाउ अब उसने कहा हुआ है द टेबल 10.1 shows the linear attenuation coefficient of X-ray photons in different tissues. The X-ray images are taken, one of equal thickness of the bone muscle and other of the equal thickness of blood and muscle. Explain why one of these images have good contrast and the other one does not. Simple as easy है। हाँ देखो, एक ब्लड और मसल का एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट का फर्क देखो और बोन और मसल का एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट का फर्क देखो। ठीक है, सिंपल। Since the difference between U of bone and muscle is large, so the difference between intensity transmitted through them is large. Hence, ठीक है, we obtain a good contrast. तो जितना absorption का difference बड़ा होगा उतना जाहिर है जो उसके थ्रू ट्रांसमिट होगी उसका डिफरेंस बड़ा होगा और उसका इमेज बड़ा। समझ में आ गया आपको एक्सप्रेस के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, क्लियर है?